नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 2 अक्टूबर को लगभग 18 दिन पहले युवाओं की कुछ मांगों को लेकर साइकिल से दिल्ली की तरफ कूच किया गया था। भरत बेनीवाल की ओर से राष्ट्रीय रोजगार संघ के जो लीडर हैं, इन्होंने और मांग ये थी कि उनकी मांगों को लेकर जो कई मुद्दे जो थे, कई मुद्दों को लेकर जो सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी, तो आखिरकार ये ठाना गया कि यहां से जयपुर से और दिल्ली तक लगभग 260-70 किलोमीटर की जो यात्रा है वो साइकिल से पूरी की जाएगी। गांधीवादी तरीके से गहलोत सरकार को मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। दिल्ली पहुंचे, लगातार नेताओं से मुलाकातें भी होती रही, लेकिन धीरे धीरे अब लगता है कि हाँ, कहीं कामयाबी के करीब यहां पर जो बेनीवाल है, भरत बेनीवाल, वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली में किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हो पाई, क्या उनकी मांगों पर सरकार ने विचार करने की कोई बात कही, क्या रहा पूरा इन 18 दिनों का लेखा जोखा, सीधा उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और दिल्ली से इस वक्त सीधे जुड़े हैं भरत बेनीवाल हमारे साथ। भरत जी, 18 दिन के सफर में जो आपने जयपुर से दिल्ली तक की जो साइकिल यात्रा की, लगातार आप दिल्ली में हैं, कांग्रेस लीडर से आपने बीच में भी बताया था कि आपकी तारिक अनवर और दूसरे तमाम नेताओं से मुलाकात भी हुई। अब तक की अगर अपडेट के बारे में बात की जाए तो क्या कहानी रही है और कहां तक क्या आपको लगा कि सरकार ने आपकी सुनवाई की? जी बिल्कुल। देखिए, जो बड़ा लंबा संघर्ष रहा 18 दिन का, और कल जाकर कहीं पूरी तरह से सफल हुए हम लोग सभी चीजों में। 6 दिन की साइकिल यात्रा थी। 2 अक्टूबर को साइकिल यात्रा एक क्रांति मार्च के रूप में हम लोग एक बड़ा आंदोलन लेकर चले, जिसका नाम था युवा सत्याग्रह आंदोलन। और इस युवा सत्याग्रह आंदोलन की सफलता सबके सामने है कि 4 मांगे तो अब तक पूरी भी हो चुकी है 11 सूत्री मांगों में से। और धीरे धीरे करते हुए मतलब टोटल वैकेंसीज और सारी मिला के ये मतलब लगभग 18 सूत्री मांगे थी, जिसमें जो फिक्स रहती है हमारी कि भी ये नहीं कि आंदोलन शुरू हुआ तो मांगे कम थी फिर बढ़ गई। कई लोगों के आंदोलन ऐसे होते हैं कि उनमें इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन हमारे फिक्स टारगेट्स थे। कोई ज्यादा बड़ी ये नहीं थी कि जबरदस्ती का कोई हम मुद्दा बना दें, सरकार को परेशान करने के लिए कोई जबरदस्ती का मुद्दा बनाए। कई लोग इस तरह की भी गतिविधियां करते रहते हैं, लेकिन हम फिक्स मांगे लेके चल रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा अभियान था हमारा विज्ञप्ति जारी करो अभियान। और दूसरा था जैसे संविदा कर्मियों को परमानेंट। तीसरा ओबीसी ओबीसी के युवाओं की जो समस्या थी, ओएमबीसी के युवाओं की जो समस्या थी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इस तरह के काफी युवा थे। ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, सभी जो ईडब्ल्यूएस, सभी युवाओं से संबंधित जैसे सर्टिफिकेटों की मांग थी कि भी सर्टिफिकेट का समय सीमा है ना, वो बहुत कम, जैसे किसी की 3 साल है, किसी की इस तरह से समस्याएं थी, तो वो समय सीमा हटाई दो आप परमानेंटली। उसका भी एक आदेश जारी हो गया। ओबीसी सर्टिफिकेट का तो था कि भाई और जो बार बार सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं और फिर कई बार दिक्कतें आती है, तो इस तरह की समस्याओं के सभी के समाधान के लिए। और एक ओबीसी के एक बड़े नियम संशोधन की वजह से क्या है, भर्तियों से फ्रेश युवा नहीं लग पा रहे थे नौकरियों में। उसमें पूरा का पूरा कोटा क्या है, जो भूतपूर्व सैनिक भाई लोग हैं उनको भी हालांकि लाभ उतना ही मिल रहा था, उनको परसेंटेज उन्हीं का उतना ही था, लेकिन ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर और ईडब्ल्यूएस और जनरल सभी में उनको एक तरीके से मर्ज कर दिया गया था उस सिस्टम को। अब वो मर्ज करने की वजह से सबसे ज्यादा ओबीसी के युवाओं को नुकसान हुआ, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज्यादा युवा ऐसे थे जो मतलब भूतपूर्व सैनिक के रूप में, यानी एक्स सर्विसमैन के रूप में कार्य करके फिर नौकरियों में अप्लाई कर रहे थे, तो उनको ज्यादातर सीटें वो उनकी हिसाब से रिजर्व हो जाती थी। जबकि पहले एक्स सर्विसमैन कोटा बिल्कुल अलग से हुआ करता था, मर्ज नहीं था, तो वो एक्स सर्विसमैन को वो उसमें फायदा ऑटोमेटिकली भाई मिलता ही मिलता था। वो तो उनको उतना ही मिल रहा है अभी, एक्स सर्विसमैन को तो अभी उतना मिल रहा है।
लेकिन बस उसमें मर्ज हो गया, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी के युवाओं को हो रहा था। जो सबसे ज्यादा युवा थे ओबीसी के ही थे, जो एक्स सर्विसमैन से होते थे, तो वो ज्यादातर उसमें सेलेक्ट हो जाते थे, तो बड़ा ही समस्या आ रही थी। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां थी, जैसे सारी की सारी सीएचओ हो, एमओ हो, मेडिकल ऑफिसर फर्स्ट मांग में थी हमारे, सेकंड सीएचओ की थी, थर्ड रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की थी, फिर नेक्स्ट एएनएम की थी, और सभी धीरे धीरे सारी भर्तियों पे काम होने लग गया। सभी की किसी के सिलेबस जारी होने लग गए, किसी का कुछ शुरू हो गया, धीरे धीरे सारे काम शुरू हो चुके हैं। और सारी विज्ञप्तियां जो जारी होनी है उनकी तैयारियां हो चुकी, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, फार्मासिस्ट हो, सभी की न्यूज भी अखबार में रोज देखने को मिल रहे हैं। पहले इस 10 दिन के अंदर जितनी न्यूज हमारी जो मांगे हैं, उनसे रिलेटेड भर्तियों की जितनी मांगे हैं, उनसे रिलेटेड जितनी आई आज तक शायद नहीं आई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अब 18 दिन की मैं आपको बता दूं कि 18 दिन के अंदर अंदर भी 6 दिन तो हमारी साइकिल यात्रा रही। उसके बाद हम लोगों की, जब हम वहां पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, तो इन्होंने ढंग से संज्ञान नहीं लिया। कोई वहां पे पदाधिकारी थे, उन्होंने वार्ता करने के लिए मना किया शुरू में, तो हम लोग वहीं धरने पे बैठ गए थे। और धरने पे बैठने के बाद जो राष्ट्रीय महासचिव है तारिक अनवर जी, वो खुद फिर बाहर निकल के आए कार्यालय के। हम लोग एक दिन धरने पे बैठे रहे थे। उस दिन शाम हो गई थी बिल्कुल, शाम के करीब 6 से 7 बजे के बीच में वो खुद आए बाहर, और आके उन्होंने हमसे हमारी समस्याओं के बारे में पूछा, सारी बात पूछी, क्योंकि हमने उनको बताया साफ साफ कि हमारी राजस्थान में सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए हम आला कमान से मिलने आए हैं, क्योंकि आला कमान ही सभी समस्याओं का समाधान करती है। ये चीज हमें देखने को मिली है रोज। जैसे टीवी में, किसी भी न्यूज़पेपर में, सभी जगह खबर सुनते हैं, तो यही सुनते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ये समस्या लेकर वहां, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया आला कमान ने, आज फिर से आला कमान ने मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुला लिया इस समस्या का समाधान के लिए, कभी उस समस्या के लिए। मतलब पार्टियों के समाधान, जब मुख्यमंत्री जी, कहने मतलब ये है कि आला कमान की काफी मानते हैं। हमने भी ये सोचा, तो हमने सोचा कि भाई जब आला कमान की मानते, चलो हम भी आला कमान के पास चलें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं, 3-4 लोग, वो शायद पता नहीं हमारी बात नहीं सुनवाना चाहते उनको, या मुख्यमंत्री जी खुद नहीं सुनना चाहते कि भाई युवाओं की बातें सुने, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हमें तो खुद समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे लोगों को तो वो लोग तुरंत मिला देते हैं जिन लोगों से कोई इनको फायदा हो, सरकार को या पर्सनली निजी लाभ की भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कई लोगों के लिए स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं कि कोई उस तरह से उन पे आरोप भी लगते रहते हैं कभी किसी तरह के। तो ऐसे लोगों ने खूब घेर रखा है मुख्यमंत्री जी को, और आज उन्हीं की बदौलत शायद मुख्यमंत्री जी, मेरे को लग रहा है कि काम नहीं कर पा रहे ढंग से। तो हमने भी फिर ये रास्ता अपनाया, साइकिल यात्रा लेकर चले आला कमान के पास। फिर तारिक अनवर जी ने, इन्होंने विश्वास दिलाया कि भी ठीक है, हम कल अगले दिन वापस बुलाया, तो हमने कहा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। अगले दिन भी हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे रहे वहीं धरने पे, कांग्रेस कार्यालय पे। पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस ने ही वार्ता करवाई थी तारिक अनवर जी से भी, प्रशासन नहीं। फिर अगले दिन दोबारा हमारी वार्ता हुई सुबह 11 साढ़े 11 बजे, तो उन्होंने, मुकुल वासनिक जी भी आ गए थे फिर अगले दिन, उनसे भी हुई, सभी से जो पदाधिकारी थे वो आ गए। तो उसके बाद हमारी उनसे वार्ता होने के बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि भी ठीक है, आप एक बार के लिए, प्रशासन से हमारी सहमति बनेगी, ठीक है, आप लोग कांग्रेस कार्यालय पे नहीं बैठ के और जंतर मंतर पे या जहाँ भी जो धरना स्थल है वहां धरने दे सकते हैं। यहाँ पे हर कोई के लिए एलिजिबल नहीं है धरना देना। तो हमने कहा हम तो कहीं भी बैठेंगे भाई, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम नहीं डरने वाले, किससे दबने वाले। तो वो हम लोग जंतर मंतर बैठे, जाकर जंतर मंतर बैठने के बाद हम लोगों को वापिस वार्ता पे बुलाया गया, और धीरे धीरे आला कमान ने समस्याओं समाधान शुरू किया। तो उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने आश्वासन दिया भी ऐसे करते करते, मतलब 11 तारीख निकल गई, छुट्टी आ गई 2 दिन बीच में। फिर आने के बाद इन्होंने विश्वास दिलाया कि 14 तारीख को हम विज्ञप्ति जारी करना शुरू कर देंगे। आप विज्ञप्तियां जितनी भी थी, तो उनमें से एक आध विज्ञप्ति जारी कर देंगे, जिससे आप लोग ये विश्वास कर सके हम लोगों पे कि भी हम आपका काम कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी के वहां बात भी की, सीएमओ तक बात करी है, सीएम साहब तक बात पहुंचाई है, और तुरंत चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियों पे तुरंत प्रभाव से मीटिंग बैठी है। मीटिंग बैठने के बाद तुरंत प्रभाव से 14 तारीख को एमओ की विज्ञप्ति जारी कर दी गई। और इन्होंने पहले ही बता दिया था हमें, मैंने ट्वीट के माध्यम से भी सबको बता दिया था और वीडियो भी डाला था कि 14 तारीख को एमओ की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है हमें, अगर 14 को विज्ञप्ति जारी होती तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारे काम होने शुरू हो गए। तो फिर 14 को ये विज्ञप्ति जारी की इन्होंने,
मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की 840 पदों पे। उसके बाद धीरे-धीरे ओबीसी वाले भी जो थे उनका भी हुआ। साथ में जो इससे पहले सबसे पहला काम हमारा था मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास को लेकर और उनको लेकर था हमारा कि भई उनमें भर्तियाँ की जाएँ, उनके शिलान्यास किए जाएँ और जिन मेडिकल कॉलेज का अनावरण नहीं हुआ है अनावरण किया जाए और अनावरण करेंगे तो स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उनमें वैकेंसी जो खाली पड़े हैं पहले से पद, जी वहाँ पे स्टूडेंट्स तो शुरू हो गए, बैच शुरू हो गए, स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन उनमें क्या है पढ़ाई तो शुरू करवा दी लेकिन अब टीचर्स नहीं है उनके पास। अब वो टीचर्स की भर्ती नहीं करते ये लोग, तो फिर ऐसे नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से जो स्टूडेंट्स निकले वो कैसे निकलेंगे आप खुद सोचिए। आने वाले टाइम में पेशेंट्स को मारेंगे ऐसे युवा जो हैं, तैयार कैसे हो पाएँगे? तो हालात ही बहुत बुरे थे और नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वो 200 नर्सिंग कॉलेजों को और मान्यता देने की बात चल रही है। इस तरह से करते-करते इन्होंने बहुत बुरी स्थिति पैदा कर दी। तो हम लोग लगातार इसमें संघर्ष करते रहे तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की भी डेट घोषित हुई, 14 तारीख को इस शिलान्यास का किया इन्होंने, 14 को एमओ की विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी। दोनों काम हुए और स्पीडली आगे तो बढ़े। फिर उसके बाद बेनीवाल, 14 की डेट हालाँकि यहाँ शिलान्यास भरत जी यहाँ पर जो तमाम आपकी जो मांगे रही, क्या मानते हैं कितना परसेंट सरकार ने मान ली है और आगे के लिए क्या भरोसा आपको दिलाया है और किन अहम नेताओं की इस पूरी प्रक्रिया में भूमिका आप मानते हैं? जी, अहम नेताओं की तो फिर आज कल सीएम साहब से भी हमारी मुलाकात करवा दी इन्होंने। इन्होंने कहा था कि आप दिल्ली रुकिए, 2-3 दिन में सीएम साहब यहीं दिल्ली आ रहे हैं। हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का था तो बोले यहीं आ रहे हैं, तो हम उस दौरान आपको जो आला कमान है, वो पूरा बैठ के वहीं मिलवाएगा। तो हालाँकि हम जब कल मिले थे तो वहाँ पे सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी भी आए थे और वो उनका आना हुआ और गहलोत साहब भी वहीं थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहीं थे। लेकिन हमें सोनिया जी के और प्रियंका जी के सामने नहीं मिलवाया। उन्होंने हमें मिलवाया जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उनके सामने मिलवाया, बैठ के वहीं बात करवाई गई और जो महासचिव है मुकुल वासनिक जी और तारिक अनवर जी ये सभी लोग वहाँ मौजूद थे। साथ में वेणुगोपाल जी भी मौजूद थे, राष्ट्रीय महासचिव जो हैं। तो क्या कहना ये था सभी गहलोत लोग थे। साहब का, क्या कहना था इनकी फ़ोटोज़ भी मैंने वायरल की थी सभी की सीएम और गहलोत का क्या जो कहना इन्होंने था? आश्वस्त किया था जी। सीएम गहलोत का क्या कहना था, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जी, गहलोत साहब ने यही कहा है कि भई आप जयपुर आइए और मिलके एक बार फिर से वापस ढंग से बात कीजिए। मैंने कहा उन्हें कि भई 1.5 महीने पहले मैं मिला था आपसे 1 से 1.5 महीने विश्वास दिलाया था, भई 1.5 महीने पहले इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम लोग 100% आपके लिए इस पे इन भर्तियों को पूरी तरह से सोच समझकर और जल्द से जल्द जो वाजिब माँगे हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन हमारी तो माँगे सारी वाजिब हैं, कोई गलत तो थी नहीं एक भी माँग, क्योंकि हम लोग इस तरह से तो करते नहीं कि जबरदस्ती कोई माँग लेके बैठ गए बेमतलब की। ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने तो बाद में सारी चीज़ें देखी, तो इन्होंने प्रॉपर क्या तरीके से लगता उसको है? समझा। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जो परमानेंट कराने की जो माँग थी, भई हमने ये तो कहा ही नहीं है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनको तुरंत आप परमानेंट कीजिए। भई इतनी घोषणा कर दीजिए कि भई आपने जब उनसे 5-5 साल के बॉन्ड पेपर भरवाए हैं, कि भई 5 साल आपको गवर्नमेंट के अधीन ही काम करना पड़ेगा। तो जब कुछ स्टेट्स में और में भी घोषणा कर दी गई है, तो ये घोषणा तो कर ही सकते हैं ये कि भई 5 साल बाद आप इन सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो हम मान लेंगे कि हाँ, सच में सरकार कुछ करेगी, तो वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाएँ। उन्हें चिंता ना रहे कि भई किसी भी प्रकार की कल को हमारी नौकरी हमारे हाथ से जा सकती है। अब ये 5 साल तक पढ़ाई भी नहीं कर पाएँगे, सरकार को सेवाएँ देते रहेंगे और फिर आगे चल के इनको हटा दिया जाए अचानक से तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए ये हटे नहीं आगे चल के, रेगुलर सरकार में काम करते रहें और सेवाएँ देते रहें, तो वो भी मुख्य माँग थी हमारी। तो उस माँग में भी भरत जी इन्होंने सवाल आश्वासन दिया भरत है जी कि भई चलो ठीक है, हम इस भरत जी मामले में करेंगे। भरत जी सवाल ये है कि देखिए, आपने दिल्ली में 18 दिन गुजार लिए, आपने तमाम सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के हैं, आपने उनसे मुलाकात की। आप ये कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत से आपने मुलाकात की, उन्होंने आपको जयपुर में बातचीत करने के लिए न्योता दे दिया। अब इन तमाम हालातों को इधर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो मांगों की जो फहरिस्त थी, उसमें से भी काफ़ी कुछ जो समस्याएँ थी, उनका समाधान हो चुका है। तो क्या माना जाए, अब जो भी आपका संघर्ष या जो लड़ाई चल रही थी सरकार से, क्या वो खत्म हो चुकी है या वापस अभी एक बार और इंतज़ार करेंगे आप सरकार से बातचीत का?
नहीं जी, बिल्कुल, अभी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। राजस्थान में अभी धरना शुरू हो रहा है हमारा दीपावली के जस्ट अगले दिन से, क्या 1-2 दिन छोड़ के गैप में, और हम लोग धरना शुरू कर रहे हैं और रेगुलर हमारा आंदोलन चालू रहेगा अभी जब तक पूरी की पूरी मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती। हमारा आंदोलन कतई बैक नहीं जाएगा, अभी भी बैक फुट पे हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ठीक है, इन्होंने पहले भी आश्वासन दिए थे, अब की बार बस ये है कि इन्होंने विज्ञप्ति भी जारी कर दी, इन्होंने ओबीसी वाला जो विसंगतियां थी वो भी इन्होंने की है, संविदा कर्मियों की भी बैठकें करनी शुरुआत करा दी है कि संविदा कर्मी जो है उनको नियमितीकरण से रिलेटेड होता है, संविदा पे कई कैडर्स हैं उनको शामिल, जैसे सीएचओ के लिए भी इन्होंने पत्र यहाँ से जो केंद्रीय आला कमान है इन्होंने तो भेज ही दिया है पत्र अपनी तरफ से लिख के। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी जो इनका ओबीसी मोर्चा है उसमें कैप्टन अजय पाल यादव जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके ओबीसी मोर्चे के, इनके कांग्रेस के, तो उन्होंने पत्र लिख के भेज दिया था। उसके दूसरे दिन ही इन्होंने ये ओबीसी वाले जो आदेश थे वो जारी कर दिए थे सीएम साहब के यहाँ से, सीएमओ से भी जारी हुए हैं और साथ में कार्मिक विभाग से भी जारी हुए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सामने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि मांगे हमारी शुरू हो गई है पूरी होनी, तो हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ है कि हाँ हमारे काम हो जाएंगे। फिर भी ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो हम लोग गुजरात भी जा सकते हैं, और हम गुजरात जाएंगे तो ये वास्तव में इन पर बहुत भारी पड़ेगा। हमारी गुजरात की ऐसी कोई जिला और पंचायत नहीं है जहाँ पे हमारी टीम ना हो, और हम पूरे गुजरात में तहलका मचा के छोड़ देंगे। ये मान लीजिए कि हर जिला अध्यक्ष है उसकी बैठक बुलाएंगे। हिमाचल में भी अभी इन्होंने टेंशन में आ गई थी, हमने हिमाचल के जो युवा हैं उनकी उन यानी भरत जी भरत जी सीधे तौर पर आपका कहना है कि अगर वापस फिर आपका भरोसा तोड़ा गया तो अब आप दिल्ली नहीं बल्कि गुजरात की राह पकड़ेंगे, यही कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल दिल्ली भी जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे और गुजरात भी जाएंगे। हम तीनों जगह घेरेंगे इनको और हर तरीके से लपेटेंगे। कोई वो नहीं है, हम अब की बार कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अगर इनको ये लग रहा है 1% भी कि भाई इनकी मांगों को थोड़ा ढिलाई से 2-4 मांगे पूरी कर देते हैं एक बार, और फिर कई बार ये लोग ये सोचते हैं कि 2-4 मांगे पूरी करके आगे चल के उसको ढिलाई से ले लेते हैं उस पूरे मैटर को। तो ये कतई दिमाग से उतार दें, क्योंकि हम लोग क्या है रियल में कुछ कर देते हैं। क्योंकि 2018 में जब वसुंधरा जी ने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैं बनारस जो मोदी जी का गृह जहां से क्षेत्र जहां चुनाव लड़ते हैं एमपी का, वहां पे वसुंधरा जी के खिलाफ मैंने रैली निकाली थी और वहां पे कलेक्टर और एसपी सस्पेंड हुए थे 2018 में। आप खुद मेरी आईडी वगैरह सारे खोल के देख सकते हैं, पहले का पूरा सोशल मीडिया। बहुत बड़ी रैली हुई थी हमारी, और हम बनारस में मैंने रैली निकाली थी कलेक्ट्रेट तक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से स्टार्ट करके, और मैंने रैली निकाली थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से स्टार्ट करके, और जो कलेक्ट्रेट था वहां पे, और कलेक्टर के घर पे जाके हमने ज्ञापन वगैरह भी दिए थे और बिना किसी परमिशन के निकाली थी। लगभग 4 से 5 हजार युवा इकट्ठे हुए थे, बहुत बढ़िया वो था हमारा। और जब मोदी जी आए थे तो झुंझुनू में जब वसुंधरा जी ने हमारी मांगे नहीं मानी थी तो हमने काले झंडे वाला मामला हुआ था, पर मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये डायलॉग चलाया था। उसके बाद मैंने प्रत्याशी उतारने की बात की थी अलवर उपचुनाव में, तो मैंने अलवर से हमारे हेमराज गुर्जर भाई है जो प्रत्याशी मैंने मैदान में उतारा था एमपी के चुनाव में, जब रघु शर्मा जी और ये चुनाव लड़े थे यादव तो जी, कुल मिलाकर सीधे तौर पर यादव जी वगैरह, तो अलवर से मैंने उपचुनाव में खेमराज गुर्जर नाम से मेरी तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतारा था। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमने ये कह दिया कि बेरोजगार और युवाओं की तरफ से हम प्रत्याशी उतारेंगे और सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। पहले तो हमने प्रचार की, फिर हमने प्रत्याशी उतार दिया और वो अच्छे वोट भी लेके गया हालांकि खेमराज गुर्जर भाई, और वो मेरा जिला अध्यक्ष था। वो सिर्फ सरकार को हम अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हम युवा कितने ताकतवर हैं, ये हमने साबित करने के लिए सरकार के खिलाफ इतना बड़ा माहौल किया। अब आप सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर सरकार ने, गहलोत सरकार ने वापस आपका अगर भरोसा तोड़ने की कोशिश की तो फिर तस्वीर कुछ अलग होगी, भरत बेनीवाल कुछ अलग तस्वीर पेश करेंगे, सीधे तौर पर यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। हमने कहा है ना आपको, इस बार गाँव में 2023 के चुनाव में गाँव में नहीं घुसने देंगे एक भी प्रत्याशी को, ये हालत कर देंगे इनके, बहुत बुरी हालत होगी। और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और हर बार किया है। अभी हम लोग इस तरह का रुख अपना रखा है हमने कि हमने गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन किया है, और अब जो आगे का आंदोलन होगा अगर ये 1% भी कोताही बरतते हैं तो ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाली स्टाइल में आंदोलन होगा, और ये इतना आक्रामक होगा कि राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है। और हम लोग वोट की चोट भी करेंगे आने वाले वक्त में अगर ये नहीं मानते हैं तो, ये तो श्योर है। और राजस्थान में हर जगह पे हम लोग, कोई बड़ी बात मत मानिएगा कि हम लोग
अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो हमारे युवा जो है सारे के सारे साथी हर एक पंचायत में इनके लिए तैयार बैठे रहेंगे, इनका नंबर लगाएंगे ढंग से खींच के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी आपसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं जी कि बिल्कुल, सरकार धन्यवाद सर। आपकी मांगों पर गौर करे, और देखते हैं कि अब केवल भरोसा कायम रहता है या भरोसा तोड़ा जाता है। आने वाले दिनों में वो भी साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बिल्कुल सर, थैंक यू।